Good morning everyone. Today we are going to start our next topic, that is Ohm's law. Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V applied across the ends of the conductor, provided physical conditions of the conductor such as temperature, mechanical strain, etc. are kept constant. Here we are seeing that it is very absurd language, but we have to explain it very clearly that it is actually the potential difference that decides how much charge carriers will be transferred and how fast it will be transferred. It means the Ohm's law is actually, just because this definition was taught in class 10th, and now we are considering these charge carriers at microscopic levels. तो यहाँ पे हमें जो भी कुछ समझना है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझना है और चार्ज कैरियर्स के थ्रू समझना है। तो वहाँ ये काफ़ी वेग सा था कि वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे हमारी करंट इंक्रीज़ करती है, और इस तरह से वोल्टेज करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट इसका है वो सिंपल यही है कि करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अभी हम इसके बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे आगे। इट मीन्स V बाई I अगर मैं करूँ, देयर इज़ सम वेरिएशन, सम काइंड ऑफ, देयर इज़ प्रोपोर्शनल quantity, V is proportional to I, or we can say V by I is equals to some constant. It means ratio is maintained, ratio हमेशा maintained रहता है। यहाँ जो मैंने एक constant of proportionality यूज़ किया, इसे हमने पहले भी पढ़ रखा है, ये होता है resistance, जिसको हम नाम देते हैं। फिलहाल हम इसको ये एक constant कह देते हैं, it is a constant। ठीक है, where what is R? R is actually resistance of that conductors which we are using। ठीक है, यहाँ क्लियर है कि अभी हमने रेजिस्टेंस को प्रॉपर डिफाइन नहीं किया। जितना हमारी बेसिक नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस किसी भी तरह की रुकावट होती है जो किसी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो के दौरान होती है। ठीक है, तो यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम इनका वेरिएशन चेक करें, पोटेंशियल बदलने के साथ साथ करंट कैसे वेरी करता है, तो क्लियर है, अगर इस एक्सिस पे पोटेंशियल है, इधर करंट है, देन अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट विच इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, वी हैव सम काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। व्हाई? बिकॉज व्हेन पोटेंशियल इज ज़ीरो द करंट शुड बी ज़ीरो। सो दिस इज़ अवर रिलेशन बिटवीन V and I, and this constant variation, this straight line is actually Ohm's law। यानी V और I के बीच में अगर हम प्लॉट बनाएं और वो एक स्ट्रेट लाइन बने तो ये Ohm's law है। Ohm's law का यही स्टेटमेंट है। अगर यही कर्व ऐसे कर्व फॉर्म में हो जो एक स्ट्रेट लाइन ना हो तो वो Ohm's law फॉलो नहीं कर रहा है वो मटीरियल। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो एक कॉपर वायर अगर हमने यूज़ किया, टेम्परेचर बढ़ा के हमने उसका वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन देखना चाहा, तो हम देखते हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये प्रोपोर्शनलिटी जो स्ट्रेट लाइन है ये लूज़ कर जाती है। इसका मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी या तो फिर ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो इसको सीधा बना के रखे हुए है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ये सब चीज़ अभी हमें आगे पढ़ना है। तो ओम्स लॉ का ये स्टेटमेंट है, ये कर्व है, और कर्व से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए हमने रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया, V बाई I, लेकिन ये तो IV कर्व है, तो यानी यहाँ हम अगर मान लीजिए इस स्लोप का कर्व निकालना चाहें, कर्व का स्लोप निकालना चाहें, तो ये मैंने कहा AB कर्व है, AB, इस पॉइंट को मैंने कह दिया C। अब देखिए इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए आपने सीखा है स्लोप ऑफ IV कर्व। देखिए मैं यहाँ प्रॉपरली IV कर्व लिख रहा हूँ। इतना बेसिक समझ लीजिए कि V और I के बीच में जो रिलेशन है ये प्रोपोर्शनलिटी
ये जो स्लोप है ये चेंज होता है अगर हम आई वी ग्राफ लें या वी आई ग्राफ लें, दोनों में चेंज आ जाता है। कैसे? स्लोप क्या होगा आई वी कर्व का? परपेंडिकुलर विल बी दिस एंड बेस विल बी दिस, सो दिस इज बी सी बाई ए सी, and this slope is actually, if I say this value of current is I, from here to here it is I, and from here to here it is V, then it is I by V, but it is actually I by V. V by I here is defined as I, so it is 1 by R. So slope of IV curve is 1 by R. ठीक है, यानी इसका स्लोप क्या होगा 1 by R, ना कि R। ठीक है, IV कर्व का, ये IV कर्व है, करंट वोल्टेज कर्व है। सिमिलरली अगर हम एक VI कर्व ड्रॉ करें तो ये क्या होगा V by I होगा, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में चूँकि ये IV कर्व ही एक्चुअल प्रैक्टिकल ग्राफ है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज बढ़ाते हैं तभी करंट वेरी करती है, करंट बढ़ा के हम वोल्टेज चेंज नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए एक्स एक्सिस पे हमेशा वोल्टेज, वाई एक्सिस पे हमेशा करंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल V, डिपेंडेंट वेरिएबल I। तो ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट और ग्राफ है। अब हम ओम्स लॉ के अपने इस 12th लेवल पे जो हम नई चीज़ें पढ़ते हैं उस पे आते हैं। नाउ वी विल डिफाइन दिस ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू आवर बेसिक स्टडीज़, दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि एक्चुअल उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज कैरियर्स का मोशन है। तो देखिए वो क्या होगा, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ हम कह सकते हैं, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। इट इज क्वाइट इजी। कंसिडर योर कंडक्टर इन विच करंट इज फ्लोइंग इज ऑफ लेंथ स्मॉल l। Consider conductor of length L. Now in this case, if we are applying वोल्टेज और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो, V आप पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड across conductor will be how much? Potential divided by the length of the conductor, V by L। ये हमने पहले बहुत बार पढ़ रखा है। Now take it as equation 1। Now since drift velocity, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर प्रॉपरली देखा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल्स टू E टाउ बाय M। ठीक है, VD इज इक्वल्स टू E टाउ बाई M, ये हमने पढ़ा था। इसी को यहाँ फुल्ली अप्लाई कर देना है। पुट E टाउ बाई M, देन VD इज इक्वल्स टू E V बाई L, M भी रहेगा और टाउ भी रहेगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज, as we know, I is equals to NEA VD, where A is what? Area of cross section of the conductor। ठीक है, A क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था कंडक्टर का।
ठीक है, ये सब हमने पहले ही पढ़ रखा है। This. Now put all these things together. This is equation 2, this is equation 3. Now put I NEAVD, I NEA तक तो ठीक है, VD यहाँ से उठा के सेकेंड से रख लिया, E/m V/L tau. Alright, so this will be N E square A tau, it is actually capital V, by M L, take it all together and put V here, I here. Now see, these all are physical properties which could be constant for any particular conductor at a particular voltage. देखिए 1 by 1 n number of charge carriers, sorry number density of charge carriers, मतलब चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये किसी कंडक्टर के लिए निश्चित होता है। कंडक्टर बदल देंगे, कोई और मटेरियल ले लेंगे तो हो सकता है एन चेंज हो जाए, लेकिन एक कंडक्टर के लिए सेम। ई चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ ई। ए क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर आप एक तार लेते हैं तो उसकी जो थिकनेस है या रेडियस है, तो क्रॉस सेक्शनल रेडियस वो चेंज नहीं हो रही। एम आपको पता है जो चार्ज कैरियर है उसका मास, ठीक है, कौन सा चार्ज कैरियर यहाँ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स। एल यहाँ पे लेंथ है, लेंथ भी। तो यानी अगर हम इन फिजिकल कंडीशंस को सेम रखें, अब टाउ के बारे में फिर डिस्कस करेंगे, पहले फ़िलहाल अगर हमारी ये सारी कंडीशंस जो हैं ये सभी कांस्टेंट रहती हैं किसी गिवन टेम्परेचर पे, एट अ गिवन टेम्परेचर। अभी एक चीज़ और क्लियर हो जाएगा, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड, दो अलग अलग मैंने लिखा है, एंड फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन एल ए। देखिए एन एल ए एम और ई तो फिक्स है, तो एट अ गिवन टेम्परेचर का मतलब क्या है, यहाँ एक और क्वांटिटी है टाउ। टाउ क्या होता है, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्साइटमेंट ज़्यादा है, और जब एक्साइटमेंट ज़्यादा है तो चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे, और जो एक टक्कर के बाद दूसरे टक्कर के बीच का टाइम पीरियड है, इट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दैट विल बी स्मॉलर और दैट विल चेंज द इक्वेशन। सो टाउ इज एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, that is why we need to take temperature as constant, or for we need to calculate this relation or they produce this relation at a particular temperature। ठीक है, तो ओम्स लॉ की दो बेसिक कंडीशन है जो आप 12th में हमेशा याद रखेंगे, दैट इज एट अ गिवन टेम्परेचर एंड एट सेम फिजिकल कंडीशंस और कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। आप जब भी बोलेंगे ओम्स लॉ तो इसमें ये चीज़ ज़रूर जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई तो ये V और I के बीच में I अ कांस्टेंट and this is multiplied by V, so it is actually I is proportional to V, that is why we can say I is proportional to V at a given temperature and for constant physical condition. So this is our Ohm's law, this is Ohm's law। ये डेरिवेशन है कि अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम्स लॉ डिफाइन करना हो तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे और किस तरह से लेके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक क्वांटिटी हमने बहुत ज़्यादा स्टडी कर ली, आर, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, एज वी नो रेजिस्टेंस इज सम काइंड ऑफ स्टॉपेज और सम काइंड ऑफ ब्रेकिंग of the motion or the movement of charge carriers.
So we will study resistance here. Now, electrical resistance. It is some kind of obstruction posed by the conductor. We can write it like this: obstruction posed by the conductor to the flow of electric current through it. All right. Now this electric resistance can also be defined as we have studied, जो हमने 10th में भी पढ़ रखा है. It is the ratio of the potential difference applied across the end of the wire to the current of flow of the conductor or inside the conductor. It is also defined as the ratio of potential difference V applied across the ends of a conductor. Language is very important. We have to focus on all these minor details. Ends of the conductor to the current, obviously electric current flowing through it, flowing through it. All right. So this is electrical resistance. But what are the SI unit? We can write R is equals to V by I. And what are the SI unit? SI unit is ohms. इसका आप सिंबल देखिए, कुछ इस तरह का है. और 1 ओम कितना क्वांटिटी होती है? ऑब्वियस है 1 वोल्ट 1 एम्पियर. यानी एक कंडक्टर में अगर 1 वोल्ट अप्लाई करने पे, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे उसमें करंट जो 1 एम्पियर जनरेट होती है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विल बी 1 ohms. ठीक है. तो आप 1 ओम की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है. नाउ द डायमेंशन, इट इज़ वेरी क्लियर. डायमेंशन देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का अगर आपको याद हो, नहीं तो आप देख सकते हैं. ठीक है. L2 T minus 3 and A minus 2. So this will be the dimension formula. ये आपको किस चीज़ का फॉर्मूला दिख रहा है? ये आपको दिख रहा होगा, जो कि देखिए यहाँ पे E इक्वल्स टू F अपॉन Q होता है. ठीक है, F अपॉन Q. ठीक है. तो E होता है वो, मैं आपको इसको बता भी दे रहा हूँ. ये ऊपर देखिए वर्क डन अपॉन Q है. देखिए E इक्वल्स टू F अपॉन Q ये होता है, और V इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू V बाई L. तो V इज इक्वल्स टू A इंटू
L ऐसे ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, E होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये F/Q के बराबर है, यानी लिख सकते हैं F/Q L V, यानी इतना हो गया। एक एक चीज़ देखते जाइए। E = F/Q ये सभी को याद होगा, है ना। तो E = V/L भी सबको याद हो गया होगा। V = E × L, ये भी सभी अप्लाई कर ही रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से आया है। अब देखिए इसी को मैंने अप्लाई किया, F का सबको याद है डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2। ये L लेंथ है तो इसका एक L और आ गया, और डिवाइड कर दिया Q। Q = क्या होता है, IT, करंट इंटू, ये चार्ज है ना, करंट इंटू टाइम, तो IT यानी एम्पियर T। तो यही बन के क्या आया है, ML2T-2 और डिवाइडेड बाई AT। देखिए अब इसके बाद आपको यहाँ क्लियर दिख रहा होगा कि ये वो क्वांटिटी है और ये नीचे करंट है, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है डायमेंशनल फार्मूला रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब देखिए एक और क्वांटिटी है जो हमें 10th में बेसिक्स बताई जाती हैं, कि जब हम R = ρL/A एक फॉर्मूला पढ़ते थे 10th में, देन देयर वाज अ क्वांटिटी रो, दैट इज़ एक्चुअली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जो हमारे लिए यहाँ पे 12th लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ने के लिए कुछ पहले इस डेफिनेशन पे आने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, पहले इसको समझ लेते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, फर्स्ट थिंग इज इट डिपेंड्स ऑन लेंथ। देखिए लेंथ पे डिपेंड करती है, तो अब ये आपको पता ही है लेंथ पे डिपेंड करता है कंडक्टर, चूँकि 10th में हमने देख रखा। लेकिन यहाँ पे अब हम जो देखेंगे वो चार्ज कैरियर्स को लेके स्टडी करेंगे कि चार्ज कैरियर्स पे कैसे डिपेंड करता है। तो फिलहाल उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आपको एक स्लैब दिया हुआ है, स्लैब मतलब एक रेक्टेंगुलर स्लैब कह लीजिए या क्यूब्स शेप में है, इसकी लेंथ L मान लीजिए, ठीक है। अब इस स्लैब में से हमने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, मान लीजिए V पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक चार्ज कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए पोटेंशियल V अप्लाइड है, ठीक है, पोटेंशियल V अप्लाइड है, और इसमें इनिशियली इफ़ आई से इनिशियली द करंट फ्लोइंग इज I, ठीक है, इनिशियली I current is flowing, इट मीन्स नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कुछ होंगे जो इधर से इधर मूव करते होंगे पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्लैब और ऐसे ही बढ़ा दिया, सेम लेंथ का, सेम मटेरियल का, सेम डायमेंशनल वैल्यूज़ का, सेम ही L लेंथ का बढ़ा दिया, अब जाहिर है कि उसी करंट को या उसी चार्ज कैरियर्स को जितना था लेंथ उससे डबल मूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये पोटेंशियल यहाँ से यहाँ V हमने कहाँ लगाया, ये एंड टू एंड हमने V यहाँ पे लगा दिया, जो स्लैब्स दोनों स्लैब्स के एंड्स के बीच में लगा दिया। दोनों ही स्लैब्स की लेंथ बराबर थी, यानी चार्ज कैरियर्स जो मूव कर रहे थे उनको ज़्यादा कोलिजन्स होंगे और ज़्यादा लंबा पाथ, लॉन्गर पाथ मूव करना पड़ेगा एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में, ठीक है। तो चूँकि ये लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब हमने एग्जैक्टली इक्वल ली हुई है, तो यहाँ पे ये जो करंट होगी ये दोनों में ही हम कह सकते हैं कि ये जो चार्ज कैरियर्स थे, ये जो L लेंथ V पोटेंशियल दोनों में एक साथ अप्लाई हुआ है, दोनों के जोड़ने के बाद, तो ये करंट I/2 यानी आधी करंट हम कह सकते हैं इसमें से पास हो रही होगी, आधी करंट इसमें से किसी पर्टिकुलर टाइम पे पास हो रही होगी। जो एक साथ यहाँ से पास हो जाती I करंट, उसे लॉन्गर टाइम I करंट उसी समय में ये इतना पास करिए, यानी I/2 यहाँ और I/2 यानी चार्ज कैरियर्स के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे कि चार्ज कैरियर्स को ज़्यादा लंबा पाथ अटेन करना है और ज़्यादा
कोलिजन्स को फेस करना है, ठीक है, और कितना डबल कोलिजन को फेस करना है और डबल लेंथ क्रॉस करनी है। तो इसलिए यहाँ पे एक स्लैब से I/2 करंट पास होती है, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि एक्चुअल में ये जो करंट की वैल्यू है स्लैब में, ये क्या हो जाती है, सेम पोटेंशियल के लिए I/2 करंट पास होती है, सेम पोटेंशियल के लिए I/2 करंट पास होती है। देखिए I/2 करंट यहाँ भी, I/2 यहाँ भी, ये दोनों जुड़ेगी नहीं क्योंकि करंट यही करंट आगे बढ़ रही है, लेकिन उस पर्टिकुलर लेंथ के लिए कितनी करंट आगे बढ़ रही है, I/2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि असल में करंट आधी हो गई है, पर यूनिट टाइम जो चार्ज कैरियर इस लेंथ से पास कर रहे थे वो आधे हो गए हैं। तो R = V/I/2। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 2 × V/I। तो इनिशियल ये नया जो रेजिस्टेंस होगा वो 2 × V/I। इसका मतलब हम कह सकते हैं R देखो दुगना हो गया तो R = L। सिमिलरली सेकेंड केस, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में अगर मान लीजिए हमने एक स्लैब लिया, ठीक है, और इस स्लैब को ये टोटल L लेंथ का था, ठीक है। अब इस L लेंथ वाले जो कंडक्टर ये जो भी कुछ था, मान लीजिए इसकी ये थिकनेस भी L थी, ठीक है। मैंने थिकनेस के अक्रॉस ऐसे करके आधा काट दिया, यानी आधा ऊंचाई L/2 ऐसे और ये L/2 ऐसे। तो अब देखिए चार्ज कैरियर्स को, चूँकि देखिए अगर ज़्यादा दूर दूर हो के आराम से वो ट्रेवल कर सकते हैं तो उनमें कोलिजन्स कम होगा, लेकिन अगर पास पास हो गए तो उनमें कोलिजन्स बढ़ जाता है, ठीक है। और कोलिजन्स बढ़ जाएगा तो इतना है कि वो कोलिजन्स ज़्यादा हो रहा है, यानी जल्दी जल्दी टक्कर हो रही है, ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम उनका कम हो रहा है ना, जल्दी जल्दी टक्कर हो जा रही है। तो यहाँ पे ये करंट की वैल्यू, ये चूँकि ये कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से उतने ही करंट पास हो रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे थिकनेस हो गई, ये ओवरऑल हाफ से ही चार्ज कैरियर्स पास कर रहे हैं। तो जो करंट होगी वो फिर से हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और असल में आधी करंट ही उसके अंदर से पास करेगी। या तो फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम यहाँ पे जो एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं उनको पास होने में या मूव करने में दिक्कत होती है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस को, ये जो रेजिस्टेंस नया है ये एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया घटाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि कम एरिया में ज़्यादा कोलिजन्स होने लग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दो डिपेंडेंसी थी। थर्ड डिपेंडेंसी हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसा हमने प्रैक्टिकली देखा भी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज होता है। तो थर्ड इज R depends upon nature and temperature of material। तो ये थर्ड क्वांटिटी हो गई हमारी। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, इन्हीं तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हम इससे रेजिस्टिविटी एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।